नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आज की बड़ी खबर यह है दोस्तों कि जंतर मंतर पर जो मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए थे उस संदर्भ में कम से कम आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में से यह आदमी भी शामिल है जिसका नाम है अश्विनी उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा है यह आदमी। और यह आयोजन जो जंतर मंतर पे हुआ था, जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था, यह आदमी इसी के कहते यह आयोजन हुआ है। आज मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को कि आपने आखिरकार उन 5 और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनके चलते उस दिन जंतर मंतर पर समाज की शांति को भंग करने के, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलवाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं इसकी बधाई आपको देना चाहता हूं। मगर उससे भी बड़ी बात, कल जब आपने यह मामला दर्ज किया था तब आपने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि ये चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे जो दरअसल ये नारे लगा रहे थे। इन चेहरों को देखिए, इन्हें कौन नहीं पहचान सकता। और सबसे बड़ी बात, अश्विनी उपाध्याय जिस आदमी ने इसे आयोजन किया था वो साफ तौर पर वहां था। और आपने सोशल मीडिया में मेरे जैसे पत्रकारों का जब दबाव सामने आया तब जाके आपने अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया। मगर फिर भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मगर उससे बड़ा मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, इन चेहरों पर गौर कीजिए। सिद्दीक कप्पन, केरल से आया वो पत्रकार जो हाथरस में गुड़िया के साथ जो दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी उसकी जांच करने आया था, उसके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। यह आदमी पिछले 1 साल से जेल में है। उमर खालिद पिछले 1 साल से ज्यादा जेल में है। यही नहीं, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा, ये 3 लोग जो बेल पर रिहा हुए थे, इन पर भी यूएपीए और एनआईए एक्ट लगाया गया था। वो धाराएं जो आतंकवाद के खिलाफ लगाई जाती हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल, अश्विनी उपाध्याय द्वारा किए गए इस आयोजन में समाज को तोड़ने, समाज में दंगा करने के लिए बहुत ही जहरीले जो है नारे लगाए गए। और उनमें से कुछ ऐसे ऐसे नारे थे कि इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, मुसलमान काटे जाएंगे। ऐसे नारे कौन लगाता है भाई? ये लोग राम के मायने समझते हैं? राम हमारे मनों में, हमारे दिल पर किस तरह से विराजमान है, क्या ये इस बात को समझते हैं? क्या ये राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के जो सिद्धांत हैं उन मायनों को समझते हैं? और ये लोग लोगों पर जोर डालते हैं जय श्री राम के नारे लगाने के लिए। तो सीधा सा सवाल, जब उन लोगों पर आप यूएपीए की धाराएं यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की धाराएं लगा सकते हैं, तो आपने अश्विनी उपाध्याय पर यह धाराएं क्यों नहीं लगाई? यही नहीं, गजेंद्र चौहान ये भी इन आयोजकों में शामिल था, आपने इसके खिलाफ धाराएं क्यों नहीं लगाई? मुझे बताइए। मगर आज जो बड़ा प्रश्न किया जाना चाहिए वो देश के प्रधानमंत्री को किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, लगातार हमने एक पटकथा देखी है। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां मौजूद थे तब आपके पार्टी के कुछ नेताओं ने जहरीले बयान दिए। सबसे पहले दिल्ली के चुनावों में, इन चेहरों पर गौर कीजिए, प्रवेश साहिब सिंह सांसद, अनुराग ठाकुर आज के सूचना और प्रसारण मंत्री, इन लोगों ने क्या बयान दिए थे, क्या नारे लगवाए थे, क्या भूल गए? और फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाई बाबरपुर में आप बटन दबाइए और शाहीन बाग में करंट लगेगा। क्या गृह मंत्री को इस तरह के बयान देने चाहिए? मगर उन्होंने दिल्ली चुनावों में दिए इस तरह के बयान क्योंकि उन्हें दिल्ली चुनाव जीतने थे। और फिर बाद में क्या होता है? शाहीन बाग के अंदर, जामिया के अंदर भटके हुए नौजवान जो है गोली चलाते हैं। फिर यह शख्स कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि अभी तो ट्रंप आए हैं, हम जा रहे हैं, कल को आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और उसके बाद दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, आपके सामने एक इतिहास है। मुझे लगा था कि उस इतिहास को देखने के बाद उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, मगर वो गलती बार बार दोहराई जा रही है। सिर्फ इसलिए कि क्यों आपको चुनाव जीतने हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि नफरत के सहारे ही मैं चुनाव जीत सकता हूं। आप भूल गए कि बतौर प्रधानमंत्री आपने क्या शपथ ली थी। अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुनिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
प्रधानमंत्री, यह आपने शपथ ली थी कि देश को संविधान के हिसाब से चलाया जाएगा। फिर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि नफरत का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बताइए, नफरत का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने गुजरात के चुनावों में आपको सुना है, उस वक्त आप मियां मुशर्रफ को ताने देते थे, हम 5 हमारे 25 ताने देते थे। तो गुजरात के चुनावों में भी आपको मियां मुशर्रफ यानी पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रशासक की जरूरत पड़ती थी, और फिर हम 5 हमारे 25 का ताना आप राज्य के मुसलमानों को देते थे। मैं नहीं भूला हूं आपका वो बयान जो आपने फाइनल सॉल्यूशन में दिया था। मगर अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप जो आपने शपथ ली थी देश के संविधान को बनाए रखने की, आप उसे नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत 2 मुद्दों पे की है। एक तो पाकिस्तान का नाम ले लेकर, पाकिस्तान का डर दिखा दिखाकर, और फिर हमें यह डर दिखाकर कि अगर हम चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। अरे वो मुगल मर खप गए आज से 200-300 साल पहले, उनका डर ये लोग दिखाते हैं। तो पाकिस्तान का डर दिखाते हो, मुगलों का डर दिखाते हो, और उसके बहाने तुम देश के मुसलमानों को टारगेट करते हो। आज मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। एक खबर दिखाना चाहता हूं मैं आपको, यह पाकिस्तान की खबर है दोस्तों। पाकिस्तान में तोड़ा गया हिंदू मंदिर मरम्मत के बाद हिंदुओं को सौंपा गया, अब तक 50 लोग गिरफ्तार। ये एबीपी न्यूज की खबर देखिए। इस खबर को लेके पूरी जो भक्त ब्रिगेड थी, बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, वो लोग इसको लेकर हल्ला कर रहे थे कि देखो वहां पर एक मंदिर तोड़ा जा रहा है। फिर बाद में मैंने इमरान खान का भी बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अब देखिए उसकी मरम्मत की जा रही है। और मरम्मत करने वालों में, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुसलमान शामिल हैं। सच तो यह है कि ना इमरान खान ना पाकिस्तान मुझे नसीहत दे सकता है। मेरा धर्म और मेरा देश सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है। वसुदैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है, इस सिद्धांत में विश्वास करता है। आज पाकिस्तान मुझे नसीहत देगा, पाकिस्तान मेरे लिए मिसाल होगा, मगर आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हैं। जिस पाकिस्तान को, जिसका अभी जिक्र मैंने किया, जिस पाकिस्तान को ये लोग पानी पी पी कर गाली देते थे, आज की तारीख में जो भारत के अंदर हो रहा है दोस्तों, वो पाकिस्तान जैसा ही हो रहा है। या ये लोग भारत के अंदरूनी हालात को पाकिस्तान जैसा बना रहे हैं, जहां पर जिस पाकिस्तान के अंदर वहां की माइनॉरिटीज, वहां के हिंदुओं और वहां के सिखों को टारगेट किया जाता है। आज तुम मेरे देश को पाकिस्तान बना रहे हो। अरे वो भूल जाओ, ये हालात रहे तो जिस तरह के नारे लगाए गए थे जंतर मंतर के अंदर, वैसे नारे तो शायद 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, उस तरह का जहर उस वक्त उगला जाता होगा, या अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में उगला जाएगा। क्योंकि इस वक्त बताया यह जा रहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर करीब 60 से 70% कब्जा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, अपनी सियासत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नफरत की क्यों जरूरत है? और मुझे बहुत ताज्जुब होता है, नफरत की आखिर आपको क्यों जरूरत है? क्योंकि आपके पास 2 अचूक हथियार हैं। और कौन से 2 हथियार हैं? आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं। सबसे पहले प्रचार तंत्र और मीडिया का साथ। नंबर 2, बेहिसाब पैसा। अब बेहिसाब पैसा की मैं आपको एक मिसाल देता हूं। यह खबर देखिए एनडीटीवी की आपके स्क्रीन पर। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव, बीजेपी गॉट 2,555 crores from electoral bonds in 2019-2020, 76% of total। अर्थ क्या है इसका? हिंदी में अनुवाद क्या है? 2019 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी को गुप्त चंदों के जरिए करीब 2,555 करोड़ मिले, और ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जिन्हें जितने पैसे मिले राजनीतिक दलों को गुप्त चंदे के तौर पर, उसका ये 76% है। 76% मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अन्य पार्टियों को कितने कितने पैसे मिले, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। तृणमूल कांग्रेस 100 करोड़ 86 लाख, शरद पवार 29 करोड़ 25 लाख, शिवसेना 41 करोड़, डीएमके
45 करोड़, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 2.5 करोड़, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 18 करोड़। और इसी दौरान कांग्रेस को मिले 318 करोड़। 318 करोड़। और इस देश की मुख्य विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस को मिल रहे हैं 318 करोड़ और बीजेपी को कितने मिल रहे हैं? 2555 करोड़। तो ये जो खबर मैं आपको बतला रहा हूं, इसका मकसद क्या है? आपके पास पैसे की बेहिसाब ताकत है, फिर आपको नफरत का सहारा क्यों? बताइए 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 ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे पैसे से तो सब कुछ हो जाता है, पैसे से आप रिश्वत दे सकते हैं वोटर्स को। और हमारे देश का तो इतिहास रहा है, 500 की रिश्वत पे लोग अपना वोट बदल देते हैं। तो जब आपको 2019-20 में 2555 करोड़ रुपए मिले थे, तो मुकाबला ही नहीं है आप में और बाकी दलों में। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और मैंने आपको बताया ममता बनर्जी को कितने पैसे मिले? 100 करोड़ 86 लाख। कहां 100 करोड़ और कहां 2555 करोड़। और फिर प्रचार तंत्र इनके साथ है। दूसरी बात मैंने क्या कहा? प्रचार तंत्र। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। दोस्तों, कल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह तस्वीर देखिए, चलिए पूरी स्क्रीन पर देखिए। इस पूरी तस्वीर में प्रधानमंत्री की एक नहीं, दो बड़ी बड़ी, तीन बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। सम्मान किसका किया जा रहा है? ओलंपिक पदक विजेताओं का। और तस्वीर किसकी है? तस्वीर किसकी है? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। तस्वीर किसकी है? सबसे बड़ी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? हमारे खिलाड़ियों ने की। अगर किसी राज्य ने मेहनत की तो वो हमारी जो हॉकी टीम में 150 करोड़ देने वाला उड़ीसा था। नवीन पटनायक बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने हमारी हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर किया, 150 करोड़ रुपए डाला। वो इस तरह से ढिंढोरा तो नहीं पीट रहे हैं। चलिए भूल जाइए नवीन पटनायक को। रूस नाम का देश पता है आपको? रूस के अंदर जो उनके राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ये शख्स व्लादिमीर पुतिन देश के आजीवन राष्ट्रपति हैं, यानी कि वो उम्र भर राष्ट्रपति बने रहेंगे। आप जानते हैं, क्योंकि रूस का भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा ओलंपिक में, जब वो घर लौटे तो आप जानते हैं उन्हें कैसे सम्मानित किया गया। ये तस्वीर देखिए दोस्तों पूरे स्क्रीन पे। रेड स्क्वायर में उनके खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, कहीं पर भी आप व्लादिमीर पुतिन की शक्ल नहीं देख रहे हैं, जो कि वहां के आजीवन राष्ट्रपति हैं, यानी कि उन्हें पद से कोई नहीं हटा सकता। यही नहीं, यह तस्वीर एक के बाद एक देखिए। इसराइल में सम्मानित किया जा रहा है खिलाड़ियों को, अमेरिका में सम्मानित किया जा रहा है, टोरंटो में सम्मानित किया जा रहा है। कहीं पर भी किसी के राष्ट्रपति की, किसी के प्रधानमंत्री की फोटो नहीं है, भारत को छोड़ के। तो मैंने आपको दो चीजें बताई दोस्तों। आपके पास यानी बीजेपी के पास प्रचार की ताकत है, पैसे की ताकत है। मैंने आपको बताया गुप्त चंदे के जरिए इन्हें 2555 करोड़ रुपए मिले थे 2019-20 में। सबसे ज्यादा पैसा मिला। आपके पास पैसा है, प्रचार है, फिर भी आपको नफरत की जरूरत क्यों है भाई? बताओ ना। और सबसे दुख की बात यह कि आप मेरे देश को पाकिस्तान की तरफ ढकेल रहे हैं। ये दो रुपल्ली ट्रोल्स जो हैं अमित मालवीय के, बीजेपी का जो आईटी सेल हेड है, वो हमें ताने देता है कि आप बांग्लादेश पे क्यों कुछ नहीं बोलते, पाकिस्तान पे क्यों कुछ नहीं बोलते। मैं क्यों बोलूं पाकिस्तान बांग्लादेश पर? मैं अपने देश पे बोलूंगा ना। मैं देख रहा हूं आप क्या बना रहे हैं देश को। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम अपने देश को ढकेल रहे हैं, बिल्कुल ढकेल रहे हैं एक ऐसी दिशा में जहां भारतीय पासपोर्ट रखना शर्म का सबब हो जाएगा। क्या हमें इस बात का ख्याल नहीं है कि एक अंतर्राष्ट्रीय छवि होती है एक देश की? Why are we making ourselves a laughing stock? क्यों भारत के लिए हम दुनिया भर में इस तरह नफरत पैदा कर रहे हैं? या ऐसा तो नहीं है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि की कोई परवाह ही नहीं? मैंने कार्यक्रम में आपसे कहा कि जब भी कोई बड़ा नरसंहार होता है ना, तो उस नरसंहार के लिए सिर्फ हिंसा जो है या हथियार जो है, फिजिकल हथियार जो होता है, सिर्फ उसके जरिए नरसंहार नहीं होता है। उससे पहले नफरती बयान, नफरती मीडिया होता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं रवांडा की। रवांडा के अंदर रेडियो रवांडा ने, वहां पर हुतू और तुत्सी दो समुदाय थे दोस्तों,
जो तुत्सी समुदाय थे, रेडियो रवांडा ने उनके खिलाफ लगातार जहर उगला। नतीजा यह हुआ दोस्तों, 90 के दशक में सिर्फ शायद एक आध हफ्ते में करीब 8 से 9 लाख तुत्सियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहने का अर्थ क्या है यहां पर कि पहले नफरती बयान होते हैं, नफरती मीडिया होता है और उसके बाद नरसंहार होता है। मैं अपने देशवासियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सीखें जर्मनी में क्या हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम सीखें रवांडा में क्या हुआ था तुत्सियों के खिलाफ, हम सीखें कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्या हुआ था। यही नफरती बयान उनके खिलाफ दिए जाते रहे और उसके बाद वो नरसंहार हुआ और फिर उन देशों की बदनामी हुई। हम इससे बचें, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के दूत हैं आजमा डाइंग, वो बता रहे हैं कि नफरती बयानों और नफरती भाषणों का क्या असर पड़ता है। इनके एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा और ये जो बात कह रहे हैं नीचे आप देखेंगे अंग्रेजी में वो बात क्या कह रहे हैं, वो एक एक चीज आएगी सामने, ध्यान से सुनिएगा। We all have to remember that hate crimes is preceded by hate speech. We all have to remember that the genocide of the Tutsis in Rwanda started with hate speech. The Holocaust did not start with the gas chambers. It started long before with hate speech. What we have been seeing in Myanmar against the Rohingya population started also with hate speech. And today what we are witnessing around this world with the rise of extremists, be it in Europe, be it in Asia, everywhere, when we see the growing number of neo-Nazi group, neo-fascist group, when we see the way migrants and refugees are being vilified, we need therefore to make every effort to address this hate speech. We have to bear in mind that words kill. Words kill as bullets. आज भारत एक दोराहे पर खड़ा है। हम पिछले 6-7 सालों से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से देश को बदनाम किया जा रहा है, देश के शांतिप्रिय ताने बाने को बदनाम किया जा रहा है, उसकी गंगा जमुनी तहजीब को लगातार दफन किया जा रहा है। और यह मत सोचिए कि इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को होगा, नहीं, क्योंकि जिस नफरत में तुम हिंदुओं को दफन करने का प्रयास कर रहे हो, हालांकि मेरा मानना है कि अधिकतर हिंदू इस तरह की सोच में विश्वास नहीं करते, मगर जिस तरह की नफरत में तुम उन्हें दफन करने का प्रयास कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करने वाली हैं। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय जो बिजनेस हाउसेस हैं वो भारत में पैसा नहीं लगाएंगे अगर इस तरह से देश के अंदर जहर का बोलबाला होगा। आज एक देशवासी होने के नाते हम सबको एक दूसरे से वादा करना होगा कि हम इस नफरत से दूर होंगे, हम इस नफरत में विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप आज ये वादा मुझसे करने को तैयार हैं? सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।